सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं ना इंटरेक्शन के बारे में कि जो इंटरेक्शंस होते हैं यानी कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन होता है, मिलना जुलना, तो उस वजह से क्या होता है इसमें चेंज आ जाते हैं। जैसे कि एक सेल की जो प्रॉपर्टी रहती है वो टिश्यू में नहीं रहती है और टिश्यू में अलग प्रॉपर्टी होती है ना। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा लिखा है। और बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी तक हमने क्या सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि खुद के नंबर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। और इंटरैक्टिव सिस्टम यानी कि दूसरे इन्वायरमेंट से या दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिम्युली यानी कि आपका ब्रेन का जो है रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है फीचर्स उसमें मिलते हैं। उसके बाद बायोलॉजी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो लाइफ की एक स्टोरी बनेगी, और लाइफ की स्टोरी हम कहाँ देख रहे हैं? अर्थ पे देख रहे हैं, तो इसलिए बायोलॉजी को हम स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में हम इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है स्टेप वाइज डेवलपमेंट, कि इंसान का आज का प्रेजेंट का जो भी इवोल्यूशन है वो हिस्ट्री से कैसा कनेक्शन क्रिएट करता है ना। जैसे कि इंसान पहले जो है हम माना करते कि वो आदि मानव हुआ करता था, तो आदि मानव होना धीरे धीरे डेवलपमेंट होना और आज के इंसान बनना पूरा कनेक्टेड है ना। सीधा सा इंसान कन्वर्ट नहीं हो सकता था उसमें, इसके लिए बहुत वक्त लगा। तो इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। कि पहले बोला जाता था इंसान पहले बंदर से फिर इंसान बना है, फिर आदि मानव बना एंड आज जो है मॉडर्न ह्यूमन बना है। तो ये पूरा इवोल्यूशन में आता है। इस तरीके से हमारा जो बायोलॉजी के अंदर हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो हमारा पास्ट था उस वजह से जो है हमारा फ्यूचर चेंज होगा। पास्ट मतलब पहले इंसान जो जैसे आदि मानव वगैरह होते थे, उन्होंने सब चीज़ों की डिस्कवरी करी धीरे धीरे करके, तभी आज हमारा जो है प्रेजेंट बन चुका है। इस तरीके से ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इस जुड़े होने से इतना ही कनेक्शन नहीं है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी इनसे कनेक्टेड होता है एट वेरिंग डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज पर, ठीक है। वेरिंग डिग्रीज यानी कि हर एक लेवल पर है हमारा जो कैरेक्टर होता है वो हमारे जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, कि लिविंग वर्ल्ड कितना डाइवर्स है, ठीक है। डाइवर्स यानी कि कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के। हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। देख सकते हैं मतलब आँखों से जिन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते मतलब हम उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा हम एरिया लेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे अलग अलग टाइप्स के। मान लो कोई छोटी जगह ले ली तो वहाँ एक या दो टाइप के या तीन टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा एरिया लिया है, बहुत बड़ा फील्ड लिया है, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के रेंज ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमको पाए जाएंगे। बड़ा एरिया इन द सेंस कि हम कोई फॉरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो आप बताओ एक छोटे एरिया पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी या बड़े एरिया पे? तो जो बड़ा एरिया होगा वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। उसके बाद वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी भी वहाँ पर अलग अलग होगी। नॉन रेंज ऑफ स्पीशीज़ यानी कि जो स्पीशीज़ है वो भी जितने हम जानते हैं, जैसे कि अगर हमको पता है स्पीशीज़ कितनी है 1.7 से 1.8 मिलियंस, ये हमको एनसीईआरटी ने बोला कि इतनी स्पीशीज़ को हम जानते हैं। मतलब इतनी कई और स्पीशीज़ ऐसी भी जिसको हम जानते नहीं है। स्पीशीज़ मतलब जातियाँ, प्रजातियाँ, जीव जंतुओं की, ठीक है। तो हम 1.7 1.8 मिलियंस तक जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कई ऐसी स्पीशीज़ जिनको हम जानते भी नहीं हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ को हम क्या बोलते हैं? कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स के नंबर कितने हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नए एरियाज़ या फिर जो पुराने एरियाज़ होते हैं वहाँ पर नए ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जो न्यू एरियाज़ और पुराने एरियाज़ में हम नए ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। न्यू एरियाज़ वो जहाँ पर हमने रिसर्च नहीं करी, जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए, जैसे कि ओशंस के अंदर तक, है ना। ओशंस के इतने गहरे होते हैं कि हमको पता नहीं वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ है। कई ऐसी स्पीशीज़ भी वहाँ रहती होगी जिनके बारे में हमको नॉलेज भी नहीं है ना। सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ नीड द स्टैंडर्डाइज, अच्छा तो बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। अभी तक हमने डाइवर्सिटी की बात करी, है ना, बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। अब इतने सब स्पीशीज़ का नाम देना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। तो एक ऐसा नाम देना होगा जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाए। यानी कि अगर हम कोई भी स्पीशीज़ लेते हैं, तो मान लो कि वो स्पीशीज़ हमने ली टाइगर की, तो टाइगर का नाम हमने साइंटिफिक में नोमेनक्लेचर में जो रखा है वही टाइगर का जो नाम होना चाहिए वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाना चाहिए, साइंटिफिक नेम।
है ना। ऐसा नहीं कि एक जगह पे टाइगर को कुछ और बुलाते हैं, दूसरी जगह पे कुछ और बुलाते हैं। तो साइंटिस्ट लोग जो है इस वजह से रिसर्च ठीक से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अगर अलग अलग देशों के साइंटिस्ट मिलेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वहाँ उसी टाइगर को अलग अलग नाम से बुलाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी कि किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए सभी ऑर्गेनिजम्स का एक सिंगल नाम रखना बहुत ज़रूरी हो गया, जिसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर तब होता है जब आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम अच्छे से उसको आइडेंटिफिकेशन कर लें, तब जाके उसका और नॉमेनक्लेचर आता है। तो जब हम प्लांट्स का नेम रखते हैं तो उसको हम बॉटनी के अंदर रखते हैं। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स की स्टडी बॉटनी कहलाती है, तो उसे हम ICBN बोलते हैं। आई का नाम है इंटरनेशनल, सी मतलब कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। जब हम एनिमल्स का नेम रखते हैं तो वो जूलॉजी के अंदर आता है, क्योंकि एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी कहलाती है। तो ICZN के अंदर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर एनिमल्स का नाम रखते हैं, इन दोनों का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर के लिए दिया गया है। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखने के लिए कि हम प्लांट्स का नाम अलग से रख सकें और एनिमल्स का नाम अलग से रख सकें, ये उसकी पूरा एक कोड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम जो होता है वो इन 2 क्राइटेरिया के बेसिस पर ही होता है, क्योंकि यही जो 2 चीज़ें होती है जो लिविंग होती है। हम नॉन लिविंग चीज़ों का नाम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो लिविंग चीज़ों का नाम दे रहे हैं ना। ईच ऑर्गेनिज्म हैव नेम नॉट यूज्ड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। इसका ये कंसेप्ट है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नहीं रखा गया हो। हर एक ऑर्गेनिज्म का खुद का यूनिक नेम रखा जाता है। बायोलॉजिस्ट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, यानी कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो इन नेम को 2 कंपोनेंट्स में रखते हैं। जैसे हम खुद समझते हैं ना कि इंसान का खुद का जो नाम रहता है वो 2 पार्ट्स में रहता है, एक उसका मेन नेम और एक उसका सर नेम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने जो है एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका जेनरिक नेम और एक होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनरिक नेम यानी कि जो नाम आगे लिखा रहता है, जेनरा का नेम, उसके जेनरा का नेम होता है, और स्पेसिफिक नेम यानी कि उसका स्पीशीज़ का नेम होता है। तो ये 2 नेम रखे जाते हैं, है ना। तो 2 नेम इस तरीके से होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की। अब इसी को हम बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बायोनॉमियल का मतलब होता है 2, बायोनॉमियल मतलब 2 नोमेनक्लेचर्स, 2 नोमेनक्लेचर्स यानी कि यहाँ पर 2 नाम रखे गए हैं, ठीक है। ये 2 नाम कलेक्टिवली एक ही नाम है, जैसे इंसान का पूरा एक नाम बोला जाता है ना, जैसे मेरा नाम दीपिका सोनी, तो पूरा इसमें 2 नाम आ रहे हैं, है ना। एक मेन नेम आ रहा है और एक उसका सरनेम आ रहा है, तो ये मेरा पूरा कंप्लीट नेम है। इस तरीके से उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म का नाम होता है उसमें 2 वर्ड्स आते हैं, एक उसका जेनरा का और एक स्पीशीज़ का। ये कंसेप्ट किसने दिया था, कौन सी साइंटिस्ट ने दिया था, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनता है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में। तो ये जो नाम दिया था ये कैरोलस लिनियस नाम की साइंटिस्ट ने दिया था। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था। सो ये 2 वर्ड के फॉर्मेट में कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो इसमें बताया गया कि यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। अब बताओ नाम रखने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम उठा के हम रख रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर रूल होता है। पहला है बायोनॉमियल जो नेम होना चाहिए वो लैटिन की लैंग्वेज में होना चाहिए, लैटिन की लैंग्वेज में होना चाहिए, दैट इज़ एक लैंग्वेज होती है उसमें रखा जाता है। ये इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए, यानी कि अगर बुक्स के अंदर नाम को प्रिंट किया जा रहा है इटैलिक्स मतलब टेढ़े लेटर्स होते हैं ना, जो कंप्यूटर वगैरह में टाइप करते हैं हल्के से टेढ़े होते हैं, तो इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए जब भी नाम को प्रिंट किया जाए। अगर आप उन नाम को हाथों से लिख रहे हो, यानी कि हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, तो उन नाम के हम टेढ़े तो कर नहीं सकते उस समय उन नाम को, तो उस नाम के नीचे नॉर्मली लिख के अंडरलाइन कर देना चाहिए, है ना, ठीक है। उसके नीचे लाइन खींच देना नाम के नीचे। फर्स्ट वर्ड जो होना चाहिए जेनरा का वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीशीज़ का नेम होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, यानी कि जेनरा का फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ऑथर नेम आफ्टर स्पेसिफिक एपिडेट, यानी कि जो भी हमारा पूरा नाम लिखा जाता है, जैसे कि ये नाम है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो है ये है जेनेरिक नेम और इंडिका मतलब उसका स्पेसिफिक नेम। इस नाम को फर्स्ट लेटर तो बड़ा लिखा गया, दूसरा लेटर छोटा लिखा गया, ठीक है, लेकिन इन नाम के आगे साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है। तो ये जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो कैरोलस लिनियस थे, तो लिनन को लिखा गया यहाँ पर, और लिनन को कैपिटल लेटर्स में लिखा गया क्योंकि लिनन का फर्स्ट लेटर बड़ा लिखा है, उसके बाद डॉट लगाया गया है। अब आप बता सकते हैं कि जो मैंने मैंगीफेरा इंडिका लिखा है इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें ये मिस्टेक है कि इस लेटर को मैंने लिखा है, इसको अंडरलाइन नहीं करा है, ठीक है, नीचे जगह नहीं थी इसलिए नहीं किया है। तो सिंपल बात है कि आप इस नाम को लिखो और उसको अंडरलाइन करो, तब जाके ये नाम आपका एग्ज़ाम में भी सही होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, इन दोनों के नाम के नीचे अंडरलाइन किया है, और लिनियन साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर करे, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनका नाम भी रख दिया, उनका आइडेंटिफिकेशन भी कर दिया, नॉमेनक्लेचर भी हो गया। अब उनका क्लासिफिकेशन का मेथड आता है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अपलोड करूँगी। ठीक है, उसके आगे मैं क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।